Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra. So in the last class we were discussing about the rise of nationalism in Europe, class 10th, and for that I have already explained you in the last class, give you the intro of this chapter where I was telling you about how the European society was mostly dealing with the two things, that was the territory expansion and with territory expansion they were focusing on power because land, जितना भी आपके पास लैंड होगा उसमें आपको पावर मिलेगा. सो देयर वाज अ वेरी कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वॉर्स हो रहे थे यूरोपियन सोसाइटी में. और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन द मीन वाइल व्हाट हैपेंस कि एक फेमस आर्टिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक श्योरे. वो एक प्रिपेयर करते हैं सीरीज ऑफ पेंट्स जहाँ पे वो वर्ल्ड को दिखाते हैं कि कैसे वो एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की तरह उसको पोर्ट्रे हम कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका जो है वो लोग एक लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं. Then I was talking about the timeline as I give in all my SST lectures, especially in history. तो मैंने उसकी बात की थी. देन आई टॉक्ड अबाउट दी फ्रांस कि फ्रांस में सिचुएशन क्या थी. तो फ्रांस में सिचुएशन हमने देखा था, सिंपली क्या हुआ था कि नेशनलिज्म वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की हमने बात की थी. मैं इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट इससे चल रही हूँ बिकॉज ये सब मैंने ऑलरेडी कवर्ड कर रखा है अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में. उसके बाद हम देखते हैं इसमें आइडिया है ला पैट्री, ले सेटोइन वगैरह का, फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग की हमने बात की, स्टेट जनरल असेंबली की हमने बात की थी जहाँ पे नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होने लगा था. देन हमने बात की थी न्यू हिम्स कॉम्पोजिशन, ओथ्स वगैरह की, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात की थी हमने. उसके बाद कस्टम ड्यूटीज वगैरह अबॉलिश हो गए थे, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की बात की गई थी, डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया था एंड जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बन गया था. उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं अब क्या हो रहा है कि नेपोलियनिक कोड की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेपोलियन जो किंग है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. इसमें मैं बहुत शॉर्ट इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में एक रिविजन क्लास ले रही हूँ, एक रिकैप दे रही हूँ. तो नेपोलियनिक कोड की हम बात कर रहे हैं. नेपोलियनिक कोड सिविल कोड भी बोला जाता है. उसमें ही वाज अ गुड मोनार्क, ही ब्रिंग सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, लोगों को फ्री कर रहे थे, पेजेंट्स को सर्वडम एंड मिनॉरिटी ड्यूज से, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम रिमूव हो गए थे और एक न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो इमर्ज होने लगा था. उसके बाद हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हैं, एक कॉमन करेंसी आ गई और रिएक्शन जो थे लोकल पॉपुलेशन का वो मिक्स थे, जहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रेंच पीपल थे, कुछ लोग जो थे वो सपोर्ट में थे एंड कुछ लोग जो है वो अगेंस्ट में होस्टाइल होते जा रहे थे. नाउ so in the last class I was telling you about the recap of the I gave you the recap of the French Revolution. So in today's class I'll be discussing about the emergence of the the liberal standpoint. अब ये जो लिबरल्स हैं वो है कौन? पहले लिबरल वर्ड का मैं आपको मतलब समझाऊंगी. लिबरल का मतलब होता है दोज हु आर ओपन माइंडेड पीपल. ओके, लिबरल का मतलब क्या हुआ गाइस? दोज हु आर ओपन माइंडेड पीपल, खुले विचार के लोग. ठीक है, तो ये जो लिबरल स्टैंड पॉइंट है इसमें हम देखते हैं कि एक न्यू मिडिल क्लास जो है यूरोपियन सोसाइटी में जो है वो इमर्ज करने लगा. और ये जो मिडिल क्लास है वो आइडिया किस पे फोकस करने लगा? लिबरलिज्म के आइडिया पे. और लिबरलिज्म किसके लिए स्टूड करता है गाइस? इंडिविजुअल फ्रीडम पे एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ पे वो फोकस करता है. नाउ जैसा कि हम देख रहे थे कि जो लिबरलिज्म है वो स्टैंड कर रहा है, वो फोकस कर रहा है किस कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट में फोकस कर रहा है जो कंसेंट के बेसिस पे बने. अब कंसेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेंट का मतलब है मंजूरी. ठीक है, पहले के टाइम क्या हो रहा था कि यूरोपियन सोसाइटी कैसी सोसाइटी थी? इट वाज अ मोनार्किकल सोसाइटी. तो मोनार्किकल सोसाइटी में क्या आपकी मंजूरी, क्या आपका कंसेंट इंपॉर्टेंट रहेगा? बताइए, सोचिए. नहीं रहेगा ना. तो जब कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? इट विल बी एन ऑटोक्रेटिक मतलब जिसका जो मन आएगा किंग का वो करेगा. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द लिबरलिज्म क्या बोल रहा है? ये पहले फोकस कर रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ पे. और ये क्या कह रहा है उसी के साथ साथ कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो बेस्ड हो कंसेंट पे, जो बेस्ड हो हमारे मर्जी पे, मंजूरी पे. और इसी के साथ साथ ये क्या चाह रहे हैं कि एक एंड हो जाए, खत्म हो जाए किसका? ऑटोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाए. और क्या हो? क्लेरिकल प्रिविलेजेस. क्लेरिकल क्या है वर्ड गाइस? क्लेरिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड क्लर्जी. क्लर्जी कौन है गाइस? चर्च के लोग. तो जितने भी चर्च के प्रिविलेज है,
ठीक है, उन सबको खत्म करो और एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के थ्रू लेके आओ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये तो हमने देखा पॉलिटिकल स्फीयर पे। अब इकोनॉमिक स्फीयर में क्या बात कर रहे हैं, फ्री एक्सेस कर दो मार्केट का, कि मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। उसी के साथ साथ हम देखते हैं एक कस्टम यूनियन बना दी। कस्टम यूनियन मतलब एक कस्टम यूनियन इज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप। ओके, एक ग्रुप है जो बेसिकली टैक्स हो गए आपके, जितने भी आपके ड्यूटीज होती हैं, ये इन सबको रेगुलेट करता है, तो उसको कस्टम यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो एक कस्टम यूनियन को फॉर्म किया गया, जिसको बोला क्या क्या कि ज़ोल्वरिन है ये। और ये ज़ोल्वरिन बना किसके बेस्ड पे, ये बना है प्रशिया कंट्री के इनिशिएटिव पे। ठीक है, अब हम देख रहे क्या हो रहा है कि जब लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू जब आ रहा है, राइस पे सब कुछ, अब क्या होता है कि 1815 का टाइम आ जाता है। दिस टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मार्कर्स में हर बार घिसा पिटा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना आप लोग। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेट पर्पस, सो डोंट लीव दिस फॉर द पेपर। ओके, नाउ अब क्या होता है कि 1815 की हम बात कर रहे हैं। 1815 में क्या होता है कि जो नेपोलियन है वो हार जाता है। ठीक है, जब नेपोलियन हार जाता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में, उसके टाइम पे हम देखते हैं कि उसके हार के कारण किस चीज का इमर्जेंस होता है, कंजर्वेटिज्म का। लिबरलिज्म का उल्टा क्या होगा, कंजर्वेटिज्म। लिबरलिज्म मैंने क्या बताया था लिबरलिज्म मैंने बताया था कि लिबरलिज्म होता है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट के बेसिस पे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, उसकी बात कर रहा है। बट यहां पे किस चीज की बात हो रही है, कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड कंजर्व, प्रिजर्व। ओके, बचा के रखना। तो कंजर्वेटिस्ट वो लोग हैं, ये कंजर्वेटिज्म उस चीज को बोला जाता है जो लोग ये बात पे विश्वास रखते हैं, ये चीज पे मानते हैं कि हमारे जो पुराने विचार है, जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, ओल्ड कल्चर है, उसको प्रिजर्व करो, उसी के साथ रहो, पुराने टाइम की चीजों पे। ठीक है, अब क्या होता है जब कंजर्वेटिज्म आएगा तो ये आता है, एक ट्रीटी होती है साइन। ट्रीटी इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रीटी एक साइन होती है जिसको बोला गया है ट्रीटी ऑफ वियना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ट्रीटी ऑफ वियना किन कंट्रीज के बीच में हुआ है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। और इनको करवाने वाला कौन था, ऑस्ट्रियन एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। दिस होल पैराग्राफ 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले जाने के आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये रिपीटेड हो चुका है बहुत टाइम में, बहुत सारे स्कूल्स में। ओके, अब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का जब रिस्टोरेशन होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं नेपोलियन के हारने से पहले, 1815 के पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। तो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि फ्रीडम, मार्केट को फ्री कर दो, इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करो, गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट की लाओ। बट अब क्या होगा, जब कंजर्वेटिज्म आएगा तो क्या आएगा, मोनार्की आ जाएगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सब किस पे शिफ्ट हो रहा है, मोनार्की पे। और जब मोनार्की आ गई तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, जहां पे जो भी मोनार्की तो लेजिटिमेट है, मोनार्की को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। अगर कोई किंग है उसको आप क्वेश्चन थोड़ी ना कर सकते हो कि आप ये ऐसे काम कैसे कर सकते हो। मोनार्की इज लेजिटिमेट इन नेचर। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है, तो जब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे तो आप किंग के अगेंस्ट कुछ लिख भी नहीं सकते हो, तो सेंसरशिप आ जाएगा। ठीक है, तो लिबरल स्टैंड ऑफ व्यू में क्या देख रहे थे, फ्रीडम है। कंजर्वेटिव स्टैंड ऑफ व्यू में क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। किस किस सेंस में, पहले आ गए मोनार्की, मोनार्की क्या लेके आ गया, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आ गई तो सेंसरशिप भी आ गया और रिस्ट्रिक्शन हो गया किस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन 3 का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि अभी तक हम देख रहे हैं कि
रेवोल्यूशन जो है या फिर नेशनलिस्ट फीलिंग्स अभी तक कहाँ पे हुई है, सिर्फ फ्रांस में हुई है। तो एक आपने वो देखा है आप लोगों ने वो देखा है प्लेकार्ड्स जो होते हैं कि एक कार्ड को आप जैसे फ्लिकर करते हो तो पूरी जो कार्ड की वो होता है, पूरा स्टैक ऑफ कार्ड होता है, वो पूरा गिर जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो सिमिलरली यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि एक ड्यूक मेटर्निक एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कहते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर। ये पेपर में या तो आपके एमसीक्यूज में पूछ लेंगे, नहीं तो आपके 2 मार्कर्स या 3 मार्कर्स में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन फ्रांस sneezes the whole Europe catches cold. This is a very famous and a funny line too, so let me explain you. So मतलब इसका ये है कि फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने अपने यहाँ नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कंट्री बनाना है, नेशन स्टेट बनाना है, वो उसने स्टार्ट किया था। बट उसको देख के, उसको देखा देखी हम देखते हैं कि यूरोप में सारी जगह पे स्टार्ट हो गया, जैसा कि अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि फ्रांस को देख के पहले हुआ कहाँ स्टार्ट, ग्रीक में हुआ, ग्रीक के बाद हम देखते हैं इटली में भी हो गया, ब्रिटेन में भी हो गया, इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। तो इसलिए स्टेटमेंट बोलते हैं ड्यूक मेटर्न ने कि जब फ्रांस में कुछ भी प्रॉब्लम आई, जब फ्रांस में जो है मोनार्की जो है डिस्पोजेस्ड हो गया, नेशनल असेंबली आ गई, स्टेट जनरल की असेंबली आ गई, तो उसी को देखा देखी या उसी को देख के कहते हैं ना रेप्लिकेट करना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप हम लोगों के बीच में भी, हम लोगों की क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो जो दूसरे लोगों को देख के वो देखा देखी करते हैं, ठीक है, रेप्लिकेट करते हैं, दे ट्राई टू इमिटेट, दिखावा करना, मतलब जैसे कि कुछ लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को कॉपी करते हैं। तो तो फ्रांस ने जो काम किया उसको होल यूरोप ने क्या किया, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो वही ड्यूक मेटर्निक जो है वो एक फेमस स्टेटमेंट दे रहे हैं। Next class में I starting with the case study of Greek. Thank you so much for watching my video till the end, and if you still are having any doubt, please comment in the comment section and do read the chapter. That's a very important part of the subject's understanding. Okay, thank you so much.